Hello friends, today we are discussing about central bank. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक? जो केंद्रीय बैंक है, तो क्या है हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं। तो क्या है ये आरबीआई या सेंट्रल बैंक? क्या है वो बैंक जो हमारा क्या करता है, मनी को रेगुलेट करने का, मनी इश्यू करने का कार्य करता है, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम पर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। उस बैंक को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक कहते हैं। जो नोट जारी करने का यानी मुद्रा जारी करने का, बैंकों को पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, उस बैंक को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो ये कई सारे फंक्शंस करता है। तो किसी भी चीज़ का पहले उसके बारे में जानने के लिए क्या जरूरी है कि एक तो उसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग्स के बाद हमें उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या हिस्ट्री थी, क्या बैकग्राउंड था, कि क्या क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया, क्या इसको इस्टेब्लिश करने के हमारे ऑब्जेक्टिव थे। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बैंक को हमने बगैर सोचे विचारे ऐसे ही इस्टेब्लिश कर दिया, नहीं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसके उद्देश्य के लिए जरूरत पड़ी कि बैंक की स्थापना की जाए। तो उस समय क्या हुआ, हमारा जो अलेक्जेंडर कंपनी थी उसने बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की। और ये कब की? 1770 में। तो 1770 में किसकी स्थापना हुई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। किसने? अलेक्जेंडर नाम की कंपनी ने की। तो ये ब्रिटिशर थी, तो ब्रिटिशर कंपनी थी, उस कंपनी ने स्थापना की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए की। लेकिन ये बैंक क्या रहा? अनसक्सेसफुल रहा। इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिशर थे उन्होंने क्या किया, जो 3 प्रेसिडेंस बैंक थी उनकी स्थापना की। इन बैंकों ने क्या किया, 1862 तक कार्य किया। तो इनका कार्य क्या था? ये एक तरह से कमर्शियल बैंक भी थे और सेंट्रल बैंक की तरह भी कार्य। सेंट्रल बैंक की तरह कार्य करने का मतलब क्या है कि ये दूसरे कमर्शियल बैंकों पर अपनी निगरानी रखते थे, उनको नियम वगैरह भी बताते थे कि इनको रेगुलेट करने का कार्य करते थे। सबसे बड़ी बात है इनको नोट इश्यू करने का अधिकार था, कि नोट इश्यू अथॉरिटी भी थी। तो इन 3 बैंकों ने दो प्रेसिडेंट्स जो बैंक थे उन्होंने 1862 तक अपना कार्य किया, परंतु वो सभी क्या थे? कमर्शियल बैंक भी थे। तो इसके बाद इन तीनों को मर्ज करके ब्रिटिशर ने क्या बनाया, एक अलग बैंक की स्थापना की। उसको क्या कहा गया? इंपीरियल बैंक कहा गया। तो इस इंपीरियल बैंक के बाद से किसकी स्थापना शुरू हुई? कॉन्सेप्ट आया हमारा सेंट्रल बैंक। तो इंपीरियल बैंक क्या था? ये बैंक वो बैंक था जो एक कमर्शियल बैंक था, लेकिन इसको क्या, नोट जारी करने का अधिकार था। इसके साथ साथ ये क्या करता था, जो दूसरे कमर्शियल बैंक थे उन पर अपना नियंत्रण रखता था। तो जो कानून है वो उनके ऊपर एक इंस्पेक्टर की तरह, कह लो कि इंस्पेक्टर की तरह उसका रोब था कि दूसरों पर उनको वो रेगुलेट करता था। तो ये सब बातें जो हैं दूसरे कमर्शियल बैंकों को अच्छी नहीं लग रही थी। वो कह रहे थे कि ये तो कोई बढ़िया बात नहीं है, कि वो तो हमारी तरह ही एक नॉर्मल बैंक्स है और उस बैंक को इतने अधिकार दी कि एक तरफ तो वो हमसे कंपटीशन कर रहा है, दूसरी तरफ उसको इतनी अथॉरिटी दे दी कि वो नोट इश्यू करता है, फिर हमें धमकाने का कार्य भी करता है। तो सारे बैंकों ने उसका विरोध करना शुरू किया कि ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो हमसे बड़ा हो, जो कुछ नियम भी बनाए। ऐसा नहीं है कि बराबर वाला है, जब वो हमें धमकाता तो हमें बुरा भी लगता। वो क्या कहता है कि मनमानी ना करे, कोई गाइडलाइन बनाए कि उन नियमों के अकॉर्डिंग कार्य करे। ऐसा बैंक हमें चाहिए, हमारे ऊपर ऐसा बैंक होना चाहिए। तो कोई ना कोई हाई अथॉरिटी बैंक चाहिए, जिसको हम सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आया। तो क्या होता है हमारा कि मुख्य रूप से हमारे जिस तरह फैमिली है, तो उनके अकॉर्डिंग फैमिली में क्या होते हैं, हमारे मदर है, फादर है और सन्स एंड डॉटर हैं। तो जो हमारे इतने भी बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक, वो तो सन और डॉटर हो गए। और उनके ऊपर उनके अकॉर्डिंग क्या है, अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो मदर या फादर की तरह ही रोल अदा करे। ऐसा नहीं हो कंपटीशन भी कर रहा है, फिर वो किसी के साथ भेदभाव भी कर रहा है, तो उन पर यह आरोप लगेगा कि ये बैंक तो भेदभाव भी करता है आपस में। तो ऐसा होना चाहिए जो उस तरह मदर और फादर जो है अपने बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई हम पर हाई अथॉरिटी होनी चाहिए जो इक्वली
हमसे compete ना करे, सिर्फ हमें गाइडलाइन करे, उसके कार्य अलग हों। तो वो अथॉरिटी की डिमांड की। तो मदर जिस तरह है, तो अब हमारे देश में क्या है, जिस तरह से RBI है, ये एक मदर का रोल कर रहा है, गवर्नमेंट है ये एक फादर के रोल में है, और जितने बैंक है सन और डॉटर के रोल में है। तो जिस प्रकार से मदर क्या है अपने चाइल्ड के लिए, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज है, उसके लिए क्या बनाती है, कुछ रूल्स बनाती है कि अब तुम्हें पढ़ना है, यहाँ तक आपकी बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जाना, 8 बजे के बाद घर से निकलना, स्कूल से सीधे घर आना है, कोई चॉकलेट दे तो रास्ते में वो नहीं खाना। तो इसी प्रकार से कहा गया कि कोई बैंक ऐसा होना चाहिए जो मदरली गाइडलाइंस हमें दे इसकी कि ये करना है ये नहीं करना। तो ये समझने के लिए ये 2 चीज़ों की डिमांड की गई। तो इस चीज़ों की डिमांड के आधार पर अब क्या किया, ब्रिटिशर ने ब्रिटेन से एक क्या बुलाया, एक्सपर्ट का पैनल को इंडिया में बुलाया, और उसको कहा कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप अपनी रिपोर्ट सौंपो कि क्या इंडिया को वास्तव में किसी सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट है नहीं है, किस तरह का बैंक होना चाहिए, बैंकों के ऊपर किस तरह के बैंक का नियंत्रण होना चाहिए। तो 1920 में एक एक्सपर्ट का पैनल जो भारत में आया उसका नाम था रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इस कमीशन को हमारा क्या नाम दिया गया, हिल्टन यंग कमीशन या हिल्टन यंग कमेटी का नाम दिया गया। तो हिल्टन क्या थे, कई बार क्या होता है जो कमेटी होता है उसका चेयरमैन होता है, उसके नाम से ही क्या हो जाता है, कमेटी का नाम बन जाता है। तो इसका जो चेयरमैन था जो हमारा रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, तो हिल्टन था, उसके नाम से इसको क्या किया गया, हिल्टन यंग कमीशन का नाम दिया गया। तो ये बंदे ये उसी समय बनाया गया, भारत में बैंक्स की रिक्वायरमेंट के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए इनको कहा गया। इन्होंने अध्ययन किया काफी गौर से, सोच समझकर 1920 में आए थे, 1926 में अपनी एक रिपोर्ट इन्होंने तैयार की, और उसमें उन्होंने जो रिकमेंडेशन है वो तैयार कर दी कि भारतीय हमारे जो पैनल था उसने ये बातें रिकमेंड की हैं। तो उसने क्या कहा कि भारत को वाकई में एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है, वो होना चाहिए, उसी को नोट इश्यूइंग अथॉरिटी कहा जाना चाहिए, उसी को बैंकों के ऊपर अधिकार होना चाहिए कि वो बैंकों को रेगुलेट करें, दिशा निर्देश करें। तो इसने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो 1926 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसने कहा कि जरूरत है भारत को इस प्रकार के बैंक की। तो 1927 में इसकी जो इन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उनको पार्लियामेंट में पेश किया गया। लेकिन क्या होता है, हर तरह पार्लियामेंट में भी क्या होते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं, एक उसके पक्ष में बोलने होते हैं, दूसरे भी पक्ष में बोलने होते हैं। लेकिन बिल कब तक बनता है, जब पक्ष में बोलने वाले ज्यादा हो, विपक्ष में बोलने वाले कम। लेकिन यहाँ क्या था, पक्ष में बोलने वाले कम थे, विपक्ष में बोलने वाले ज्यादा थे। तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि भारत को किसी प्रकार के सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, वहां से असेंबली से इस बिल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर लेकिन ये लोग जो चाहते थे कि भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, 6 साल तक ये प्रयास करते गए, और 6 साल बाद का 1933 में फिर असेंबली में जो है यही बिल दोबारा से लाया गया। इस बार क्या हुआ, इस बिल को मंजूरी मिल गई। तो इस बिल के पक्ष में बोलने वाले ज्यादा थे, और 1934 में बिल पास हो गया। तो क्या होता है इंडिया में, जैसे ही बिल पास हो जाता है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये भी क्या हुआ, बिल पास हो गया तो ये उसी समय किससे क्या बन गया, एक्ट बन गया, और उसको क्या कहा गया, RBI एक्ट 1934। तो RBI एक्ट 1934 बन गया ये। तो इसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 1935 से RBI को इस्टेब्लिश किया गया, उसकी स्थापना की गई। तो इस समय क्या था, इसका जो हेडक्वार्टर था वो जो है कोलकाता में स्थापित किया गया। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपना विस्तार करते ही जा रहे थे, इंडिया में फैलते ही जा रहे थे। अब कोलकाता से पूरी दुनिया में उस चीज को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने फिर इसको जो हेडक्वार्टर है उसको कोलकाता से बदलकर 1937 में कहाँ कर दिया, मुंबई में कर दिया। जो आज भी हमारा हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में ही है। तो ये हमारा नहीं, ये अंग्रेजों की देन थी, उन्होंने वहाँ पर स्टेब्लिश किया था, तो आज भी हमारा वहाँ पर। लेकिन आज यही नहीं है कि हमारा मुंबई में ही है, हेडक्वार्टर तो मुंबई में है। 4 जो बड़े बड़े नगर थे उनमें हमने क्या, सब डिवीजन में, उनमें हमने 4 जो है अन्य जो क्वार्टर हैं वो स्थापित किए। इनके अन्य ऑफिस बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में हमने 4 ऑफिस इसके स्थापित किए। लेकिन
अब ये लगने लगा कि इसको और ज्यादा क्या बना दिया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया है, 31 अदर ऑफिस स्थापित किए गए हैं, जिसमें 20 हमारे क्या है रीजनल ऑफिस हैं और 11 सब रीजनल ऑफिस हैं। किसके हैं, RBI के। तो जो RBI है 1935 में जिसकी स्थापना की जो सेंट्रल बैंक है, 31 उसके हमारे क्या है ऑफिस हैं, जिसमें से हेड ऑफिस जो है उसका मुंबई में है। अब ये क्या करता है, जब ये स्थापित हुआ था उस समय ये क्या था, एक प्राइवेट बैंक था। लेकिन अब हम आज़ाद हो गए, उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी, अब हमारी सरकार हुई तो हमें ये जरूरत पड़ी कि सेंट्रल बैंक क्या होना चाहिए, एक सरकारी बैंक होना चाहिए। तो सरकार ने प्राइवेट से इसको क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया, कि जितने में था वो खरीद करके ओवरटेक, उनके शेयर होल्डर के शेयर वगैरह खरीद के इसको सरकारी नेशनलाइजेशन कर दिया। तो नेशनलाइजेशन का क्या, 1 जनवरी 1949 को ये क्या बन गया, राष्ट्रीय बैंक बन गया, सरकारी बैंक बन गया। उस समय इसकी पूंजी क्या थी, 5 करोड़ रुपए इसकी पूंजी थी। अब इसके फंक्शंस हम बाद में हम इसके बारे में कितना ही और पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे कानून बने। जो 2000 में क्या बना, फीमा बना, उसके तहत इसको और भी ज़्यादा एडवांस होता गया है कि विदेशी जो मुद्रा है उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना कि 2000 से इसको अधिकार मिल गया कि जो विदेशी करेंसी आती है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो सारा इसके अंदर आ गया। तो और भी जितने भी चीजें हैं वो ये आगे एक्ट बनते गए और इसको काफी सारी पावर मिलती गई। तो ये लगातार क्या करता गया, विस्तार करता गया। तो अब हम इसके क्या करेंगे, फंक्शंस करेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन जो हमारा है तो ये है इश्यूइंग ऑफ नोट्स। सेंट्रल बैंक का जो मेन कार्य है वो क्या है कि इसको नोट जारी करने का अधिकार है। अधिकार भी क्या है, मोनोपोली है, अकेले को अधिकार है, और कोई भी बैंक नोट जारी नहीं कर सकता। तो नोट इश्यूइंग अथॉरिटी भी इसको कहा जाता है। तो जितने भी नोट हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या करता है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक ही जारी करता है। अब क्या है कि 1 रुपए का नोट और जो सारे सिक्के हैं वो कौन जारी करता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता। और उसके साथ साथ ये नोट कैसे हैं, कितने भी बड़े मात्रा तक का भुगतान करना हो उन नोटों में कर सकते हैं। तो ये असीमित विधि का ये नोट्स हैं हमारे। तो अब ये जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये नोट जो इश्यू करता है उसके भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ फायदे हैं उसके। एक तो ये एक जैसे जो सेंट्रल बैंक नोट जारी करता है उसके कारण बैंकों में क्या आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, एक रूपता आती है कि वो नोट बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आपने नोट देखा होगा कि नीचे जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है उसके सिग्नेचर होते हैं, महात्मा गांधी की फोटो, तो सभी को पता है कि ये 500 रुपये का नोट इस प्रकार का है, 200 का इस प्रकार का है, तो 2000 रुपये का नोट ऐसा है। तो उससे सभी नोट एक जैसे होते हैं, तो जाली नोटों को पहचानने में मदद मिलती है कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में होता है। ये अलग अलग नोट जारी करते तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कितने नोट्स को हर बैंक जो है अपने अलग प्रकार के नोट जारी करता है। लेकिन इससे बैंकों में नोटों में क्या की एक रूपता आ गई। जब एक रूपता है तो जो पब्लिक है उसका फेथ भी ज़्यादा है, नोटों में विश्वास ज़्यादा है। सेंट्रल बैंक क्या है, सरकार का बैंक है, तो सरकार का बैंक होने के कारण नोटों में विश्वसनीयता अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि प्राइवेट जो होते हैं तो हमें लगता है क्या पता ये खत्म हो जाए, भाग जाए, लेकिन पब्लिक जो होती है या जो गवर्नमेंट जारी करती है उस पर हमारा क्या होता है, विश्वास पहले से ही ज़्यादा होता है। तो इसके कारण एक तो जनता का उन नोटों में विश्वास ज़्यादा होता है। फिर इसके कारण जो है जब भी चाहे, सेंट्रल बैंक अकेली अथॉरिटी है जो नोट जारी करता है, जब भी चाहे वो मनी सप्लाई को कम करना चाहे, ज़्यादा करना चाहे, वो उसके हाथ में होता है, तो वो ऐसा कर सकता है। फिर नोट जारी करना क्या है, एक लाभदायक कार्य है। और वो जो फायदा होता है वो क्या हो जाता है, ये किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, तो गवर्नमेंट के रिजर्व में वो जमा कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के खाते में वो जमा हो जाता है। तो इस कारण से जो ये नोट जारी करता है उसके काफ़ी फायदे हैं कि रिजर्व बैंक को नोट जारी करता है तो उससे हमारा जनता का विश्वास नोटों में बना रहता है। फिर है बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट। बैंकर्स, ये रिजर्व बैंक क्या करता है गवर्नमेंट का बैंकर्स के रूप में कार्य करता है। तो बैंकर्स के रूप में ये 3 प्रकार के कार्य करता है। फर्स्ट कार्य है इसका बैंकर का, सेकंड जो कार्य है उसका है एजेंट, और थर्ड है एडवाइजर।
परामर्शदाता। बैंकर्स में जिस प्रकार बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं वो हमारे लिए कार्य करते हैं, हमें जमा को स्वीकार करते हैं, हमें आवश्यकता पड़ने पर पैसा उधार देते हैं, उसी प्रकार से ये भी क्या करता है, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके खाते होते हैं, उनका हिसाब किताब रखता है, उनके जमा को स्वीकार करता है, तो उन पर हालांकि कोई ब्याज नहीं देता, जमा को स्वीकार करता है, उनको संभाल कर रखता है, और उसके बाद जब भी सरकार कई बार क्या करता है, घाटे का बजट बना लेती है अपनी, उसकी क्या होता है, जितनी उसकी आमदनी होती है उससे ज़्यादा वो खर्च करती है, तो उसके लिए वो जब लोन चाहिए होता है तो किसके पास जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाती है, सेंट्रल बैंक के पास जाती है, तो ये उसको क्या देता है, लोन भी प्रोवाइड करवाता है। हालांकि ये शॉर्ट पीरियड लोन प्रोवाइड करता है जिसकी अवधि क्या है 90 दिन से ज़्यादा नहीं होती। तो इस प्रकार से ये बैंकर्स के रूप में जमा को स्वीकार करता है, उधार देने का कार्य करता है, जो उधार ये देता है उसको हम घाटे की वित्त व्यवस्था का नाम भी देते हैं। तो फिर ये एजेंट के रूप में कार्य करता है। एजेंट क्या होता है, जो हमारे कहे अनुसार कार्य करे, तो ये सरकार के लिए विभिन्न प्रतिभूतियां हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह हैं, ये खरीदता है, ये सोने वगैरह की खरीद और क्रय और विक्रय करने का कार्य भी करता है, तो ये एक एजेंट के रूप में कार्य करता है सरकार के। एडवाइजर मतलब सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस राइज होती जा रही है, तो ये सलाह देता है कि इन प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कि जो उस वस्तु को मान लो हमारे देश में उसकी शॉर्टेज और हम फिर भी एक्सपोर्ट करें, तो ये सलाह देता है कि उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाए, उसके लिए वस्तु दूसरे देशों से इम्पोर्ट कर ली जाए, या जिस कारण से उसकी शॉर्टेज हुई है उन कारणों के बारे में ये हमें बताता है। तो ये सारे वो तरीके हमें सरकार को सलाह देता है कि इसमें क्या करना चाहिए, कि मुद्रा का जो मूल्य है अवमूल्यन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नोटों को समाप्त करना चाहिए। तो हर जगह में जब देश में कोई हम कह सकते हैं विपदा आई होती है, किससे, मनी से रिलेटेड, कि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, या फिर हमारी नोटों की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो इसके कारण जितनी भी हमारी होती हैं, तो जब नोटबंदी की गई थी तो वो किसके कहने पर, सरकार अपने आप ने, ये सरकार को क्या देता है, सलाह देता है कि इस समय आपको ऐसा करना चाहिए, इसके ये फायदे हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शंस किसके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। तो बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में और एडवाइजर के रूप में वही सलाह देता है जिससे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आर्थिक विकास संबंधी बातें ही गवर्नमेंट को बताता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तो इसमें हमारा क्या होता है, अंतिम ऋणदाता होता है ये हमारा। तो इसमें हम बैंकर ऑफ गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में, सॉरी, ये कार्य कौन करता है, ये गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में करता है। तो गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में जिस प्रकार हम बैंक में जाते हैं, तो उसका बैंकों का भी, इसमें जो सरकार का भी उसी प्रकार से रोल है। सरकार बैंकों में अपने पैसे जमा करवाती है, वो उधार देते हैं। तो बैंकर ऑफ गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में वो बैंकर, एजेंट और एडवाइजर 3 कार्य करता है। फिर थर्ड है हमारा बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। बैंकों के बैंक के रूप में ये क्या करता है, बैंकों के बैंक के रूप में जिस प्रकार से हमारा व्यापारिक बैंक से संबंध है, बैंकों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वैसा ही संबंध है। तो बैंकर्स बैंक में बैंक क्या करते हैं, अपना CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है, कैश के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है। 2 प्रकार की कैश जो कमर्शियल बैंक है वो रखते हैं, एक CRR होता है, दूसरा SLR होता है, संवैधानिक तरलता अनुपात जो होता है, ये उनको अपने पास रखना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति अपनी पैसा वापस लेने आ सकता है, तो अपनी जमा का एक न्यूनतम अपने पास रखते हैं, एक रिजर्व बैंक के पास। इस प्रकार से ये तरल होता है, जो बैंक है उसको ये भी क्या मानते हैं, वो पूर्ण रूप से तरल मानते हैं। तो इनका संरक्षक कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये कैश के रूप में दिए जाते हैं, दोनों में अंतर ये कैश में भी रखा जाता है और अन्य प्रतिभूतियों के रूप में भी रखा जा सकता है, सोने या किसी प्रतिभूति के रूप में बैंक अपने पास रख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में रखा जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ कैश में जाएगा। तो ये क्या है, बैंकर ऑफ बैंक में हमारा ये होता है कि वो बैंकों का बैंक है, कि उनकी ये जो रिजर्व है, कैश है, वो संभाल कर रखता है, उनको जरूरत पड़ने पर वो ये उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार से फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कि वो अंतिम ऋणदाता होता है। मान लो बैंक
कहीं पर भी उसको ऋण नहीं मिलता, तो आखिरी दरवाजा किसका खटखटाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खटखटाता है। तो रिजर्व बैंक जो है एक सिक्योरिटी की तो डिमांड करता है कि उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उनको क्या कराता है? लोन प्रोवाइड करवाता है। तो ये कार्य है। फिर है कस्टडियन ऑफ द नेशंस रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अंतर्राष्ट्रीय जो कोष है उसका संरक्षक होता है ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें जो हमें फॉरेन जितने भी हमारे हम कह सकते हैं फॉरेन से हमें गुड्स मंगवानी है, उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारी जो फॉरेन करेंसीज है उनके जो भंडार है वो अपने पास रखता है। इस ऐसा करके वो क्या करता है? जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको मोटिवेट करने का कार्य करता है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। तो मनी का जो एक इंटरनल वैल्यू होती है मनी की, एक एक्सटर्नल वैल्यू होता है। इंटरनल वैल्यू मीन क्या होता है? परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स फ्रॉम दैट मनी, कि उस मनी से हम कितनी वस्तुतः सेवाएं खरीद सकते हैं, वो एक देश के अंदर होते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल, तो विदेशों में उसकी परचेजिंग पावर कितनी है। तो ये ऐसा करके ये जो विदेशी मुद्रा के कोष रखता है कि जरूरत पड़ने पर उनको खरीद के खजाने में रखता है, जरूरत पड़ने पर सेल्स करता है। तो ऐसा करके क्या करता है? वो एक्सचेंज रेट जो होती है, जो विनिमय दर होती है, उसको स्थिर रखता है ताकि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्मूथली चल सके। तो मनी के एक्सटर्नल जो वैल्यू है उसको स्थिर रखने का कार्य कौन करता है? ये हमारा सेंट्रल बैंक जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ऐसा करता है। फिर क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन हमारा क्या है? देखो, इस प्रकार हमारे खाते बैंकों में होते हैं, उस प्रकार से हर एक बैंक के खाते क्या हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हैं। तो बैंकों को अनिवार्य, हमने कहा CRR जमा करवाना वहाँ पर अनिवार्य होता है, तो हर एक बैंक के खाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर बैंकों के पास क्या होते हैं? एक बैंक के पास दूसरे बैंक का खाता, दूसरे बैंक के नाम का चेक आता, दूसरे के पास पहले के नाम का चेक आता है। तो वो इन चेकों का निपटारा करने के लिए एक चेक क्या है? रिजर्व बैंक के पास भेज देते हैं। रिजर्व बैंक एक के खाते में से वो राशि कम कर देता, दूसरे के खाते में ऐड कर देता, उनको कुछ नहीं करना पड़ा, और वो कार्य क्या हो गया? अपने आप किसने कर दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया। तो जिस प्रकार से ए बैंक है उसके पास बी बैंक के नाम का 10,000 रुपये का चेक है, बी के पास ए के नाम का 15,000 रुपये का चेक है। अब क्या करता है? ए बैंक बी को 5,000 रुपये का चेक दे देता है। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक के नाम का चेक दे देता है। बी बैंक को रिजर्व बैंक के पास भेज देता है। रिजर्व बैंक क्या करता है? ए के खाते में से 5,000 रुपये घटा देता है, बी के खाते में ऐड कर देता है। तो अपने आप क्लियर हो गया हिसाब किताब, उन बैंक्स को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार ये करता है। कंट्रोल ऑन क्रेडिट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट मीन मनी या फिर लोन कह सकते हैं, मनी एंड मनी ऑफ लोन, कोई सा भी हम अर्थ ले सकते हैं। तो कंट्रोल ऑन क्रेडिट, तो रिजर्व बैंक क्या करता है? जो साख है, जो कौन जारी करता है? कमर्शियल बैंक, उनकी साख पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। वो कई तरीके अपनाता है कि बैंक रेट है, CRR है, SLR है, बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद और बेच, इन तरीकों से क्या करता है? उस पर नियंत्रण रखता है, उनकी साख पर। क्योंकि साख यदि वो ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी, और प्राइस बढ़ेगी तो हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, और बढ़ती हुई प्राइस के कारण देश में भी क्या हो जाएगी? त्राही मच जाएगी। तो इसलिए बढ़ती हुई कीमतें भी हमारे लिए क्या है? खतरनाक है, घटती हुई कीमतें भी खतरनाक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो कार्य करता है कि कीमतों को साख पर इस प्रकार नियंत्रण रखता है कि पूर्ण रोजगार की तरफ कदम बढ़ाते चले, कीमतों को ना ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ने दे और ना ज्यादा हद से गिरने दे। एक लिमिट में जो प्राइस है उसको उस लिमिट के अंदर रखना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके लिए वो क्या करता है? साख पर नियंत्रण रखता है कि जब साख का हमारा, हम कह सकते हैं कम मात्रा में साख प्रोवाइड की जाती है, साख का संकुचन हो रहा होता है, तो केंद्रीय बैंक उस पर नियंत्रण रखता है। क्योंकि ये भी जरूरी है कि ना तो ज्यादा साख की मात्रा ज्यादा होने देनी, साख का संकुचन होता है तो कीमतें गिरने शुरू हो जाती है, कीमतों का गिरना भी खतरनाक है और कीमतों का बढ़ना भी खतरनाक है। तो केंद्रीय बैंक साख की मात्रा को एक हद के अंदर रखता है। फिर ये तो हमारे मुख्य रूप से तो हमारे जो है इश्यू ऑफ नोट्स मेन है इसका, कि उससे वो क्या करता है? मनी की सप्लाई वगैरह को कंट्रोल रख सकता है। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में 3 प्रकार से वो कार्य करता है। बैंकर के रूप में उनका पैसा
जमा करता है और उधार देने का कार्य करता है। एजेंट के रूप में क्या करता है, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल वगैरह खरीदता है और बेचने का कार्य करता है। एडवाइजर के रूप में उसको इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है या अदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें सरकार को क्या देता है, सलाह देता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कि हमारा क्या होता है, अंतिम ऋणदाता और कहीं से ऋण नहीं मिलता तो ये लोन प्रोवाइड करता है। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक होता है कि उनका जो CRR है वो अपने पास रखता है, जरूरत पड़ने पर उनको प्रोवाइड करवाता है। कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, की जो अंतर्राष्ट्रीय करेंसियां हैं वो रखता है, जब जरूरत हमें पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो प्रोवाइड करता है। अब तो इसके अंदर क्या है, 2000 से फीमा का कार्य भी करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का कार्य भी हमारा करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, तो मेन फंक्शन तो इसके हमारे क्या है, 5 ये हैं और एक कंट्रोल ऑन क्रेडिट है। तो 6 फंक्शन इसके मेन फंक्शन है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो हमारा बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट या बैंकर्स बैंक के अधीन भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ तक हम कह सकते हैं मेन फंक्शंस हैं। उसके बाद कुछ और फंक्शंस करता है। हमने कहा था कि बैंकों ने क्या कहा था कि हमें एक ऐसी मदर चाहिए या फादर चाहिए जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे, जो हमें क्या कर सके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से हमें हम पर कंट्रोल कर सके। डायरेक्ट कैसा है, जिस तरह मदर है, डायरेक्ट क्या करती है, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे मुंह पर स्लैप देती है, और इनडायरेक्ट रूप से भी वो हमें पनिशमेंट भी देती है कि मान लो कि आप नहीं पढ़ रहे तो आपको मोबाइल फ़ोन खेलने के लिए नहीं दिया जाएगा, या पढ़ते नहीं हो तो पनिशमेंट के तौर पर आपको टीवी नहीं देखने दिया जाएगा, दिन में अच्छा कार्य नहीं किया, इतने घंटे आपका ये काम किया, खेलने का कार्य खत्म कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से मोटिवेशन भी दोनों तरह से मिलती है। इनडायरेक्ट रूप से बैंकों के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, उनका मर्जीज वगैरह जो करना होता है वो भी करता है, और उनको पनिशमेंट देता है, उनका लाइसेंसिंग रद्द कर देता है, और मोटिवेशन, जिसको अच्छा काम कर रहा है उसको मोटिवेट भी करता है, सम्मानित करता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मदर पनिशमेंट देती है, तो ये बैंकों की रिक्वायरमेंट थी। बैंक सभी कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमें ऐसी अथॉरिटी मिलनी चाहिए जो मदरली टच वाली हो, हमारे ऊपर कंट्रोल भी रखे, हमें दंड भी दे तो कभी प्यार भी करे। तो ये दोनों ही फंक्शन करता है, कई बार डायरेक्ट करता है, कई बार इनडायरेक्ट करता है। तो मदरली टच वाले जो फंक्शन है वो अब वो हमारे आ जाते हैं। सुपरविजन ऑफ बैंक्स, कि बैंकों का क्या करता है, निरीक्षण करता है, बैंकों के लिए लाइसेंसिंग जारी करता है, और जहाँ पर ज़रूरत लगती है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा बैंक खोलने की ज़रूरत है, यहाँ पर लोगों के पास जो पैसा है पर कोई आसपास बैंक नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, नए बैंकों की स्थापना करवाता है। और लगता है कि यहाँ पर जो है इन बैंकों की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी जो हम कह सकते हैं लेन देन है इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, उन बैंकों को क्या कर देता है, मर्जिज भी कर सकता है, कि 2 या 3 बैंकों को इकट्ठा भी कर सकता है। अभी पीछे किए थे हमारे बैंक मर्जिज। तो उसी प्रकार से लिक्विडेशन भी करता है, कि बैंकों का परिसीमापन भी करता है ये। तो ये कार्य उसके हमारे सुपरविजन ऑफ बैंक्स में आ जाते हैं। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा, तो ये क्या करता है, विभिन्न बैंकों से संबंधित कितनी मनी सप्लाई है, कितने बैंक्स हैं, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कितनी है, फॉरेन मनी हमारे पास कितनी है, तो सारी जो डाटा है वो कलेक्ट भी करवाता है और पब्लिश भी करवाता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनके लिए डाटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है डेवलपमेंट फंक्शंस, ये विकास से संबंधित कार्य भी करता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह गाँव है, गांव में आसपास कोई बैंक नहीं है, तो ये क्या करता है, उन गांव में बैंकों की स्थापना करवाता है। फिर गांव वालों के लिए एग्रीकल्चर टूल्स खरीदने के लिए कम से कम ब्याज की दर पर पैसा उपलब्ध करवाता है। हालांकि डायरेक्ट खुद नहीं करता, ये किसको देता है वो पैसा, ये कमर्शियल बैंक के थ्रू ऐसा करवाता है। जो बैंक वहाँ पर स्थापित होगा वो बैंक के थ्रू ऐसा करेगा। हमारा जो संबंध बैंक से होता है, बैंकों का वही संबंध क्या होता है, RBI से होता है। तो यहाँ पर वो गांव का विकास पर मुख्य रूप से बल देता है, ये गांव के विकास के लिए सारे कार्य करता है। फिर है रिटर्न ऑफ टोर्न नोट्स, कि जो फटे पुराने नोट्स होते हैं रिजर्व बैंक क्या करता है, वो वापस लेकर के उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और उनके स्थान पर उतने ही नए नोट जारी करता है। तो ये है हमारा। फिर है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस,
इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस क्या है? इंटरनेशनल जो हमारी संस्थाएं होती हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनकी जो संस्थाएं होती हैं इनमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। तो फिर है मनी एंड बिल मार्केट, ये क्या करता है? मनी और बिल मार्केट को भी संगठित करने का कार्य करता है।